जब ये बंदा उठता है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो टाइम में वापस आ गया है। रायन को पता है कि वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके परिवार का पतन जल्द ही शुरू होने वाला है और वो अभी बहुत कमजोर है। भले ही उसकी मेड कॉलिन और उसके स्वॉर्ड टीचर अलेजांद्रो उसे कहते हैं कि वो आराम करे क्योंकि उसका शरीर कमजोर और श्रापित है, फिर भी वो सीधे उनसे कहता है कि उसके लिए एक मॉन्स्टर तैयार करें। कॉलिन शॉक्ड हो जाती है और अलेजांद्रो नोटिस करता है कि ये बच्चा एकदम बदल गया है। जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो रायन लकड़ी की तलवार के साथ एक गॉब्लिन से लड़ने की तैयारी करता है। उसके सर्वेंट्स को यकीन है कि वो एक भी हिट नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो बहुत डरता है और वो पुराने रायन के लिए सही होते। लेकिन इस बार वो अपने डर पर काबू पाता है, क्लीन हिट लगाता है और लकड़ी की तलवार तोड़ देता है। सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगला, रायन उन्हें असली तलवार लाने को कहता है और जब हैरान स्वॉर्ड मास्टर उसे तलवार देता है तो वो उस बेचारे गॉब्लिन को एक ही झटके में मार देता है। इसके साथ ही वो श्राप की पहली स्टेज हटा लेता है और मॉन्स्टर्स के सामने डर महसूस नहीं करता। लेकिन ये तो पहला कदम है। अब वो माना अनलॉक करेगा, तलवार से ट्रेन करेगा और यहाँ तक कि नेक्रोमेंसी भी सीखेगा। वो जो भी करना पड़े करेगा ताकि उन लोगों से बदला ले सके जिन्होंने उसके परिवार को तबाह किया और उसे पिछली जिंदगी में तड़पाया। लेकिन उससे पहले श्राप है जो उसकी असली पोटेंशियल को बंद किए हुए है। देखो, उसके परिवार के बाकी लोगों को कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उनमें ड्रैगन का ब्लड है और वो 7वीं रैंक के आर्क मेज बन सकते हैं 10 साल की उम्र में और 15 साल में स्वॉर्ड मास्टर। लेकिन रायन को डेमन लॉर्ड अर्किन ने श्रापित किया है और वो तलवार या माना दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए पिछली जिंदगी में जब उसके पिता और बड़े भाई मॉन्स्टर्स के खिलाफ जंग के दौरान गायब हो गए तो वो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सका, बल्कि वो उसके पतन का कारण बन गया जब इविल लॉर्ड सैंड स्पार्टन ने उसे पकड़ लिया और अपनी काल कोठरी में बंद कर दिया। उसने हमारे बंदे को रोज तड़पाया। उम्मीद थी कि वो उसके परिवार की ताकत के राज को खोज लेगा और उस अंधेरी काल कोठरी में रायन मर गया। लेकिन वो अंत नहीं था। उसके बाद वो इन्फिनिट बैटल्स की दुनिया में जागा, जहां उसने 100 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ी और गोल्डन लॉर्ड ऑफ एडॉन को द्वंद्व के लिए चैलेंज किया। वो लड़ाई हार गया, लेकिन लोकल गॉड को इतना मजा आया कि उसने हमारे बंदे को एक आखिरी इच्छा दी और उसी से रायन रिग्रेस कर पाया। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं जब रायन ने गॉब्लिन खत्म किया। अलेजांद्रो कॉलिन से कहता है कि ध्यान से देख, क्योंकि वो हाउस सरमन के अगले हेड का उदय देख रहे हैं। लड़ाई के बाद रायन बाहर जाता है और ठंडा पानी अपने चेहरे पर डालता है ताकि खुद को संभाल सके। वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है और राहत महसूस करता है कि स्टेटस और सिस्टम ने उसे श्राप का एक टुकड़ा तोड़ने में मदद की। हालांकि उसका मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो एक्सपीरियंस पॉइंट से संतुष्ट नहीं है। अगर चीजें ऐसी ही रहीं तो उसे लेवल अप करने के लिए लाखों गॉब्लिन मारने पड़ेंगे। वो खुद से कहता है कि उसे जल्दी स्ट्रांग बनना है, उस भयानक दिन से पहले जो हाउस सरमन पर आने वाला है। कम से कम वो कंफर्म कर लेता है कि श्राप एब्सोल्यूट नहीं है और इसे तोड़ा जा सकता है। सिस्टम को देखते हुए वो खुद से कहता है कि वो इस मौके को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं कर सकता। लोअर मोड में डाइव करते हैं। हाउस समन की करंट स्टेट बिखरी हुई है क्योंकि उसके पिता और भाई 2 साल से ज्यादा से गायब हैं। भले ही वो कमजोर है, फिर भी वो घर में इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, इसलिए दुश्मनों ने अभी तक कोई हरकत नहीं की है। अचानक वो एक्साइटमेंट में अपनी मुट्ठी हवा में फेंकता है क्योंकि उसे आखिरकार अपना लेवल बढ़ाने का रास्ता मिल गया है। वो डिसाइड करता है कि अब दूसरे तरीके को चेक करने का टाइम आ गया है। सीन एक ब्यूटीफुल लेडी पर शिफ्ट होता है जो लाल कपड़े और मास्क पहने हुए घर के दरवाजे से अंदर आती है। वो साथ में चाय पीते हैं और बातें करने लगते हैं। वो कहती है कि उसने मॉन्स्टर हंट के बारे में सुना है और मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या उसने उसे मैजिक ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। वो लेडी एसआई है, हाउस समन के मैजिक सेक्शन की लीडर। नाइट कमांडर की तरह वो 7वीं रैंक की मेज है जिसके पास डरावनी स्किल्स हैं। उसकी एबिलिटीज या लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं पता सिवाय फैमिली हेड के। वो अपनी कप नीचे रखती है और सीरियस हो जाती है। उसे चेतावनी देती है कि गॉब्लिन हंट से उसका ईगो न फूलने दे, क्योंकि मैजिक एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसने उसे पहले कभी ट्रेन नहीं किया क्योंकि उसका जजमेंट था कि उसमें कोई मैजिकल टैलेंट नहीं है। रायन स्मर्क करता है क्योंकि वो पहले से ही उस सच्चाई को जानता था। श्राप ने उसे कभी भी माना सेंस करने नहीं दिया, माना चलाना तो दूर की बात है। हालांकि कल सब कुछ बदल गया और वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है कि वो अब माना फील कर सकता है और ये खुलासा उसे विजिबली सरप्राइज करता है। चाय को साइड में रखते हुए ऐसा कूल फायर ड्रैगन की इमेज बनाती है। फिर वो उसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की परमिशन देती है ताकि वो चेक कर सके कि क्या वो सच में माना देख सकता है। वो कहती है कि उसे उस शेप को पहचानना चाहिए जो उसने हवा में अपनी मैजिक से बनाई थी। जब वो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सही जवाब देता है तो वो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो एक ही रात में अचानक मैजिक सेंस करने की एबिलिटी कैसे जगा लिया। ये तथ्य कि वो उसके ड्राइंग्स को देख सकता है, इसका मतलब है कि माना का उसका ज्ञान किसी तरह उसके अपने ज्ञान के बराबर या उससे भी ज्यादा है। वो टेंशन में इधर उधर चक्कर लगाने लगती है, सोचती है कि ये छोटा बच्चा इतनी अनबिलीवेबल स्पीड से कैसे इतना आगे निकल गया।
फिर रायन उसे बताता है कि मैजिक देखने की उसकी एबिलिटी प्रैक्टिकली बेकार है। वो माना साफ देख सकता है, लेकिन वो सरमन फैमिली की मैजिक डेवलपमेंट टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। इसलिए वो चाहता है कि वो उस दीवार को पार करने में उसकी मदद करे। वो सरप्राइज है कि वो उसकी मदद चाहता है जब वो अपने शरीर में मैजिक स्टोर भी नहीं कर सकता। उसके काम करने के लिए ऐसे को सीधे अपनी मैजिक पावर उसमें फोर्स करनी होगी। वो उसे चेतावनी देती है कि वो किसी भी समय उसे मार सकती है, लेकिन हमारा प्रिंस उसे बताता है कि वो इतना कमजोर है कि वो उसे एक शॉट में मार सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। असली कारण ये है कि वो एकमात्र इंसान है जिस पर वो अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा करता है। पिछली टाइमलाइन में सेना उसके साथ आखिरी दम तक रही और उसकी मैजिक खत्म होने के बाद भी अपनी बॉडी से उसकी रक्षा करती रही। वो एक बार फिर उसकी मदद मांगता है, कहता है कि उसके अलावा वो किसी और को अपनी जान नहीं सौंपेगा। बाद में सेना ब्लू अर्थ मैजिक के साथ शुरू करती है, वो सीक्रेट टेक्निक जो पीढ़ियों से सरमन फैमिली में चली आ रही है। वो सोचती है कि उसके लिए अभी बहुत जल्दी है, लेकिन हमारे बंदे को एडॉन में इसे यूज करने का काफी अनुभव है। जब वो रेडी होती है तो वो उसे जितना हो सके फोकस करने को कहती है, क्योंकि वो पेन की दुनिया में एंटर करने वाला है। वो उसे चेतावनी देती है कि शुरू होने के बाद चीखने या रोने का कोई फायदा नहीं है। टेक्निक को खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि वो अपनी पूरी बॉडी के साथ स्टॉप सोचे। तीव्र पेन के बारे में सुनकर उसे अचानक वो सारी पागल चीजें याद आ जाती हैं जो सैंस ने उसके साथ पहले की थीं। उसके बाद पृथ्वी पर कोई भी चीज उसे डरा नहीं सकती। इसलिए वो शांति से ऐसे को याद दिलाता है कि वो उस पर पूरा भरोसा करता है और उसे अब और होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो आखिरकार अपनी मैजिक पावर सीधे उसमें डाल देती है और अर्किन का श्राप तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। माना उसके शरीर से उतनी ही तेजी से बाहर निकलता है जितनी तेजी से अंदर जाता है। फिर भी वो प्रो की तरह हैंडल करता है। छोटी सी विंडो में उसके अंदर रहने वाली हर बिट एनर्जी को कंट्रोल करता है। श्राप मैजिक को बाहर विस्फोट करने पर मजबूर करता है, लेकिन वो उस विस्फोटित पावर को एक ही जगह पर कंसंट्रेट करके श्राप के आसपास का रास्ता निकाल लेता है। सेना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जितनी भी एनर्जी डालती है एक भी बूंद लीक नहीं होती। रायन आगे बढ़ता रहता है, भले ही उसके शरीर की हर नस ऐसा लग रहा हो जैसे वो फटने वाली है, लेकिन वो हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि एडॉन में वो मौत के करीब की कितनी ही लड़ाइयां झेल चुका है। उस हेलिश डायमेंशन में वो जिंदा इंसानों में सबसे स्ट्रॉन्ग माना मैजिशियन बन गया था। टाइमलाइन शिफ्ट के बाद भी उसने वहां जो भी आखिरी टेक्निक मास्टर की थी वो बिल्कुल सही उसकी मेमोरी में बसी हुई है। अचानक वो सारी कंसंट्रेटेड एनर्जी को अपने शरीर में ऑब्जॉर्ब कर लेता है और ऐसे तुरंत उसमें मैजिक डालना बंद कर देती है। रायन फर्श पर गिर जाता है और भारी दर्द से सिकुड़ जाता है, लेकिन ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो उसने पहले झेला था। सैंस के डॉक्टर्स ने उस पर रिसर्च के लिए जितनी भी तड़प और एक्सपेरिमेंट्स किए वो कहीं ज्यादा बुरे थे। उन रातों में से एक में उसने एक काले कपड़ों वाला फिगर देखा जो बेसमेंट में घुसा और डॉक्टर्स को काट गिराया। उस मास्क वाले आदमी ने उसे बेसमेंट से बाहर खींचा, भले ही वो खुद बुरी तरह घायल था। जब रायन बाद में उठा तो उसे पता चला कि ये अलेजांद्रो ही था जिसने उसे बचाया था। कमांडर ने माफी मांगी कि वो उसे पहले नहीं बचा पाया, इससे पहले कि सफेद कोट वाले मॉन्स्टर्स इतना नुकसान कर पाते। तब भी रायन बस उसे दोबारा देखकर आभारी था। 3 लंबे सालों बाद दुर्भाग्य से उनका मिलना ज्यादा देर नहीं टिका, जब पार्टन फैमिली के गार्ड्स ने आकर घुस बैठिए कि पीठ में तीर बरसा दिए। उस दुखद नाइटमेयर को दोबारा जीते हुए रायन अचानक प्रेजेंट में आंखों में आंसू लिए जागता है। जबकि वो राहत महसूस करता है कि उसका मैजिक एक्सपेरिमेंट काम कर गया, वो इरिटेट भी है कि नाइटमेयर ने पल को बर्बाद कर दिया। वो खुद को संभालता है और डिसाइड करता है कि वो इस नई मिली पावर का यूज करेगा ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि उस तरह का अंत फिर से कभी न दोहराए। भले ही वो अब ज्यादा स्ट्रांग है, वो जानता है कि उसे अपनी ग्रोथ को छुपाकर रखना होगा ताकि पार्टनर फैमिली को बहुत जल्दी पता न चले। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो बीच में ना आ सकें, वो चुपचाप एक नया प्लान बनाता है और उस प्लान का पहला कदम है सरमन फैमिली के दुश्मनों को तय समय से पहले तोड़ना, बहुत पहले ही पार्टन्स को उसे तबाह करने का मौका मिले। कुछ देर बाद रायन अपना सिर खुजलाता है और घोषणा करता है कि वो मैजिक कल्टीवेशन प्रोसीजर में फेल हो गया। ऐसा और अलेजांद्रो दोनों फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो डिसाइड करता है कि वो उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। भले ही उन्होंने उसके लिए जो कुछ किया है वो नॉर्मली उनसे कुछ नहीं छुपाता, लेकिन उसे लगता है कि अपनी सिचुएशन समझाना चाहिए और बुरी कर देगा। अपने हाथों को फ्लेक्स करते हुए वो उन्हें बताता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी अभी माना का एक कण भी महसूस नहीं कर पा रहा है। वो ऐसे से कहता है कि वो जितनी बार चाहे चेक कर सकती है। वो ऑफर स्वीकार करती है और बिना हिचक आगे बढ़ती है। वो मेज अपना मैजिक डिटेक्शन स्पेल एक्टिवेट करती है और उसका हाथ पकड़ लेती है जब माना उसके हाथ से फ्लो होता है। वो शॉक में कहती है कि ऐसा रिजल्ट इम्पॉसिबल है, जबकि वो शांत स्माइल लगाए रहता है। अपने हाथों को हटाते हुए वो कंफर्म करती है कि उसके शरीर में माना का कोई निशान नहीं बचा है। उसकी आवाज कांपती है जब वो कहती है कि उसे यकीन था कि उसने
पिछले दिन उसके शरीर में माना फ्लो होता महसूस किया था। डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड, सेंटा अपनी आंखें पोंछती है और चली जाती है, जबकि रायोन उसे आवाज देता है। जैसे ही डोर बंद होता है, अलेजांद्रो उसकी तरफ मुड़ता है और उसे याद दिलाता है कि उसे अभी भी नाइट ट्रेनिंग पर फोकस करना है। हमारा हीरो घबराई हुई स्माइल देता है और दावा करता है कि वो भी नहीं कर सकता। वो आधी अधूरी एक्सक्यूज देता है कि उसने पिछली ट्रेनिंग के बाद ठीक से खाना नहीं खाया था, जिसकी कॉलिन भी पुष्टि कर सकती है। उस एक वाक्य ने नाइट कमांडर के चेहरे का रंग उड़ा दिया और वो अपनी अलग अलग डिप्रेशन में गिर जाता है। लगभग 2 महीने बाद कॉलिन आंसू के साथ रायोन के कमरे में घुस आती है और कहती है कि वो आज भी बाहर नहीं आया है। उसके पिता और भाई जाने के बाद हाउस की लेडी सारी जिम्मेदारियां उठाती है और चीजों को चालू रखती है। हालांकि वो भी अब धीरे धीरे अपनी लिमिट पर पहुंच रही है। कॉलिन किचन में वापस जाती है और दूसरे सर्वेंट्स पूछते हैं कि क्या प्रिंस ने फिर से बाहर आने से मना कर दिया। बटलर आह भरता है और कहता है कि 3 महीने हो गए हैं जब से यंग मास्टर ने वो गॉब्लिन मारा था। अब वो अलेजांद्रो को भी जवाब नहीं देता। एक और मेड फिर बड़बड़ाती है कि लोग अक्सर खुद को खो देते हैं जब वो बहुत जल्दी बदलने की कोशिश करते हैं और उससे उम्मीद करना बेकार है। कॉलिन उस पर झपटती है और यंग मास्टर का बचाव करने की कोशिश करती है। कहती है कि उसने उस दिन अपनी पूरी कोशिश की थी। उसकी आग तब ठंडी पड़ती है जब वो उसे उसके पुराने उपनाम से बुलाते हैं। सरमन फैमिली का बदकिस्मत। शहर में लोग इसे और आगे ले गए और उसे सरमन फैमिली का बेकार कचरा कहने लगे। ये सुनकर उसकी वफादार मेड उछलती है और चिल्लाते हुए आदमी को याद दिलाती है कि वो सिर्फ 12 साल का है। लेकिन बटलर उसे बताता है कि जब नोबल की बात आती है तो उम्मीदें ही सब कुछ होती हैं। दूसरी मेड खुलासा करती है कि लगभग सब एक एक करके छोड़ रहे हैं। बटलर स्वीकार करता है कि वो भी जल्द ही काम छोड़ने की योजना बना रहा है। फिर वो कॉलिन से पूछता है कि वो क्या चुनाव करेगी, लेकिन वो चुप रहती है। सीन फिर रायोन पर शिफ्ट होता है, जो शांति से एक मीडियम रेयर स्टेक का आनंद ले रहा है। वो नोटिस करता है कि खाने की क्वालिटी गिर रही है, जो उसे बताता है कि सब कुछ बिगड़ने वाला है। घबराने के बजाय वो शैतान की तरह मुस्कुराता है, जबकि सोचता है कि चीजें बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं जैसे वो चाहता है। उसे लगता है कि उसका पुराना वर्षन बेतहाशा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता और आखिरकार समाप्त हो जाता। नया वर्षन अलग है। वो छुपकर रहने और हर दुश्मन को यह विश्वास दिलाने की योजना बनाता है कि वो कमजोर और बेसहारा है। फिर जब कोई मौका खुलता है तो वो बिना किसी रहम के हमला करेगा और उन सबको तबाह कर देगा। उसे याद है कि सरमन फैमिली का पतन उस पल से शुरू हुआ जब घर का मुखिया गायब हो गया और सर्च पार्टी कभी वापस नहीं लौटी। उसके बड़े भाई भी ऐसी ही परिस्थितियों में गायब हो गए और उनका फंडिंग धीरे धीरे सूख गया। ट्रेनिंग ग्राउंड, जो कभी गतिविधि से भरा रहता था, अब मुट्ठी भर कमजोर नाइट्स ही बचे हैं। जो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज वक्त कभी उनसे तालमेल बनाना चाहती थीं, उन्होंने भी चुपचाप उन्हें छोड़ दिया। हालांकि रायोन स्थिति से ज्यादा परेशान नहीं है, क्योंकि शांति और सन्नाटा उसे अपनी सीक्रेट लाइफ आराम से जीने देता है। फिर भी वो इस बात से असंतुष्ट है कि परिवार कितनी धीरे धीरे गिर रहा है और चीजों को आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक तभी कॉलिन कमरे में घुस आती है और चिल्लाती है कि ट्रेनिंग का टाइम हो गया है और नाइट कमांडर इंतजार कर रहा है। उसका मूड तुरंत खराब हो जाता है और वो उसे बताता है कि वो आज भी स्किप करना चाहता है। कॉलिन उसे स्वीकार करने से मना करती है और उससे कंबल छीन लेती है। वो अटूट संकल्प के साथ धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे दुल्हन की तरह उठा लेती है। एक गंभीर नजर के साथ वो उसे कमरे से बाहर ले जाती है और घोषणा करती है कि वो इस परिवार को कभी नहीं छोड़ेगी। इस दौरान हमारा हीरो बस फ्री राइड का आनंद लेता है। बाद में ट्रेनिंग ग्राउंड में अलेजांद्रो उसे तलवार इतनी बुरी तरह चलाने के लिए डांटता है। वो उसके कान खाता है कि तलवार चलाना एक सरल काम है। रायोन बस आह भरता है, जबकि सोचता है कि बूढ़े आदमी ने अभी भी उसे नहीं छोड़ा है। वो एक दिन उस वफादारी को चुकाना चाहता है, लेकिन वो किसी को ये पता नहीं चलने दे सकता कि वो गुप्त रूप से ट्रेन कर रहा है। वो अपनी असली फिजिक को छुपाने के लिए बॉडी चेंज स्किल का भी यूज करता है। हालांकि स्किल अभी भी कमजोर है। ठीक तभी सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी स्टैमिना बढ़ गई है और उसकी आंखें फट गईं। वो तुरंत बाथरूम का बहाना बनाकर भाग जाता है, एक कंफ्यूज्ड नाइट कमांडर को पीछे छोड़कर। अपने रिफ्लेक्शन को देखते हुए वो कंफर्म करता है कि जैसे ही वो बहुत तेजी से हिलता है, स्किल टूट जाती है। रायोन अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और मुस्कुराता है जब देखता है कि उसकी हिडन ट्रेनिंग आखिरकार फल दे रही है। उसे लगता है कि वो जल्द ही लेवल 20 तक पहुंच जाएगा और वो स्टैट्स का यूज करके घोस्ट क्लास को अनलॉक करने की योजना बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने गोलॉग में किया था। साथ ही अपनी अन्य क्लासेस को भी बिल्ड करता है। ठीक तभी वो अलेजांद्रो को किसी से बात करते हुए देखता है और सोचता है कि क्या कोई अप्रत्याशित मेहमान आ गया है। वो उस आदमी को ट्रूनो के रूप में पहचानता है, जो सरमन फैमिली का जनरल मैनेजर है, जो उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है। ट्रूनो उसे एक स्क्रॉल थमाता है, जिससे रायोन को शक होता है कि स्थिति इस बार थोड़ी अलग है। हालांकि घटनाएं उस नहीं बदली हैं। अलेजांद्रो पहले से ही अंदाजा लगा लेता है कि क्या हो रहा है। जब हमारा
हमारा हीरो चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि डैरेन किंगडम के दूसरे राजकुमार काइल ने उसे राजकुमार के जन्मदिन समारोह में आमंत्रित किया है। यंग मास्टर स्मर्क करता है, खुश है कि उसके प्लान का आखिरी टुकड़ा जगह पर आ गया है। जल्द ही हमारा प्रिंस डैरेन फैमिली के जन्मदिन पार्टी के लिए रवाना होता है, जबकि अभी भी आधा सोया हुआ है। पिछली रात कॉलिन ने उसके साथ कपड़े पहनने में बहुत मजा किया था ताकि वो जितना हो सके सुंदर लगे। वो बेतहाशा साथ आने की कोशिश करती है, लेकिन वो और उसके अन्य सहयोगी उसके साथ नहीं जा सकते। दुर्भाग्य से नाइट कमांडर को सीमा पर अचानक हमले को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया था। मॉन्स्टर हमला पूरी तरह से अप्रत्याशित था। इस दौरान ऐसे को तुरंत जाना पड़ा क्योंकि उसकी मां ने उसे तुरंत घर लौटने का आदेश दिया। आखिरकार ये एक 12 साल के फैमिली हेड को, जिसके सोशल स्किल्स बर्बाद हैं, अकेले पूरे सरमन फैमिली का प्रतिनिधित्व करने के लिए छोड़ देता है। ट्रूनो उसे आश्वस्त करता है कि उसे बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि डैरेन फैमिली इतनी बेवकूफ नहीं है कि कुछ गड़बड़ करे। लेकिन रायुन का मानना है कि उस तरह की सुरक्षा केवल पुरानी सरमन फैमिली पर लागू होती है। आमतौर पर परिवार बस एक सहयोगी को इन हल्की फुल्की घटनाओं में भेज देता था। अब अपनी करंट स्टेट में हमारे यंग मास्टर के पास जन्मदिन पार्टी में आधिकारिक हाउस हेड के रूप में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि वो इससे कोई मतलब नहीं रखता क्योंकि वो अभी भी तेजी से पतन के लिए जिम्मेदार महसूस करता है। कुछ घंटे बाद उसका कार्य डैरेन परिवार के बाहर रुकता है। वहां उसे काइल डैरेन खुद और मेड्स की एक पूरी टुकड़ी इंतजार करते हुए मिलती है। ट्रूनो रायुन की जगह भव्य स्वागत के लिए आभार प्रकट करता है। हालांकि हमारा बंदा स्पष्ट रूप से उस असंख्य नजरों को महसूस करता है जो सीधे उस पर टिकी हैं। जैसे ही वो रिसेप्शन से गुजरता है, वो हर तरह की अजीब अफवाहें और सिद्धांत सुनता है जो सरमन फैमिली के पतन और विफलताओं के बारे में है। हमारा प्रिंस बस उन पर स्मर्क करता है क्योंकि उसने शुरू से ही इस सब के घटित होने की योजना बनाई थी। वो खुद को और गहरा गड्ढे में डालता है जब वो नोबल्स को क्लास या सम्मान के बिना कमजोर नमस्ते के साथ खोलता है। उस बोल्ड पावर मूव ने 1 मीटर के दायरे में सभी को निराशा में हाथों पर हाथ रखने पर मजबूर कर दिया। बाद में डाइनिंग रूम में उसके एस्कॉर्ट्स में से एक को आश्चर्य होता है कि युवा राजकुमार पूरे 5 दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं आया है। असली पार्टी से 1 हफ्ता पहले आने का उद्देश्य संबंध बनाना है, लेकिन एस्कॉर्ट टीम कप्तान उसे अपनी उम्मीदें कम रखने को कहता है। वो उस भव्य आपदा की ओर इशारा करता है जो रायुन ने रिसेप्शन के दौरान दिखाई थी। उसे विश्वास नहीं होता कि वो बच्चा अपने कमरे में बंद है क्योंकि वहां के अमीर लोगों का खाना खाने के लिए जान देने जैसा होगा। वहां एक आदमी जो कुछ भी चाहे सब कुछ है, जिसमें गर्म नोबल लेडीज भी शामिल हैं। ठीक तभी एक आदमी अंदर आता है और कप्तान को अपने आदमियों को इकट्ठा करने को कहता है क्योंकि यंग मास्टर आखिरकार भोज में शामिल होगा। दोनों एक साथ जश्न मनाते हैं, राहत पाते हैं कि वो अच्छी चीजों से वंचित नहीं रहेंगे। वो आदमी उन्हें एक उचित रिपोर्ट तैयार रखने के लिए भी कहता है, जबकि ये सुनिश्चित करता है कि वो प्रिंस द्वारा की गई किसी भी गलती को छुपा लें। जहां तक रायुन की बात है, वो अभी तक अपने कमरे में चुपचाप ट्रेन कर रहा है, सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। जबकि उसने अपनी एस्कॉर्ट्स को रिपोर्ट बदलने के लिए भोज का इस्तेमाल जरूर किया था, उसका असली प्लान पूरी तरह से कहीं और है। आखिरकार भोज का दिन ठीक वही दिन है जब उसके अस्तित्व का सबसे बड़ा अभिशाप डैरेन परिवार में आता है। सभी लेडीज जो जोर जोर से बातें कर रही थीं, चुप हो जाती हैं जैसे ही लॉर्ड सैंस जगह में कदम रखता है। सचमुच उसके आसपास हर कोई उससे आंख मिलाने से बचने की कोशिश करता है। ट्रूनो भी उसकी नजर से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सैंस बिना हिचक सीधे उसके पास चला जाता है। ट्रूनो के पास कोई चारा नहीं बचता, इसलिए वो उस आदमी की चापलूसी करना शुरू कर देता है कि उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना कितना बड़ा सम्मान है। लेकिन सैंस शब्दों को बर्बाद नहीं करता। वो खुलकर कहता है कि उसने सुना है कि ताकतवर रायुन सरमन भी पार्टी में आ गया है और वो उससे मिलना चाहेगा। ट्रूनो ऐसा करता है जैसे उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो सैंस को उसके लिए ये साफ करने में कोई परेशानी नहीं होती कि वो सरमन फैमिली की सबसे बड़ी गलती के बारे में बात कर रहा है जो उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। ट्रूनो हिल जाता है। वो जानता है कि सैंस अपने परिवार में सबसे प्रतिभाशाली मेज के रूप में बहुत दबाव में है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो आदमी डैरेन परिवार के क्षेत्र में सरमन हेड के बारे में बकवास करेगा जो सीधे उनके अधिकार में है। हालांकि सैंस जल्दी से उल्टा कर देता है कि अफवाह झूठ होगी। वास्तव में वो दावा करता है कि वो महान सरमन नाम को बदनाम करने वाली बेवकूफी भरी अफवाह को खत्म करने आया है। लेकिन ट्रूनो उसकी कोई भी बात नहीं मानता क्योंकि ये पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े गंदगी बैग से आ रही है। ये कहा जाता है कि सैंस ने 7 साल की कम उम्र में शराब पीना शुरू कर दिया था और अपनी ही प्रजा में से एक की हत्या भी कर दी थी। उसी पल हमारा बंदा अपने एस्कॉर्ट्स के साथ शानदार प्रवेश करता है। सैंस उत्साहित है जबकि ट्रूनो को लगभग द्वारा पड़ जाता है। सोचता है कि यंग मास्टर सबसे बुरे समय पर क्यों बाहर आ गया। रायुन की ऊर्जा इतनी तेज है कि वो हर किसी को उसके बारे में अपनी राय पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर देती है।
उसे अब देखकर वो लगभग वो सब कुछ पुनर्विचार करते हैं जो उन्होंने पहले मान लिया था। लेकिन सैंस ईर्ष्या से जलता है क्योंकि हमारा बंदा सिर्फ अपने परिवार की प्रतिष्ठा के कारण उसे तुरंत मात दे देता है। वो सैंस के पास सीधे चलता है और उस आदमी से कहता है कि उसने उसके भाई लार्स के बारे में उससे बहुत कुछ सुना है। ये सुनकर सैंस अहंकार से कहता है कि उसने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बिगाड़ पाता, हमारा प्रिंस शांति से कहता है कि वो सच में एक बहुत दयालु व्यक्ति है। वो बताता है कि सैंस अपने अकादमी में कितना प्रसिद्ध था और कैसे उसे कुछ महीनों बाद अपनी शुद्ध लोकप्रियता के कारण छोड़ना पड़ा। रायुन उस गड़बड़ को उजागर करता है जो उसने किया था और चिकनी से भूमिकाएं उलट देता है। वो कहता है कि सैंस ने कभी एक गरीब बच्चे को धमकाने वाले से बचाया था और यहाँ तक कि उस महिला छात्र की भी मदद की थी जिसे एक बेशर्म ने परेशान किया था। सैंस अंदर ही अंदर उबल रहा है, लेकिन हमारे बंदे ने अभी आखिरी बार नहीं किया है। जब वो लापरवाही से उसके घुटने के बारे में कुछ बताता है तो ट्रूनो स्थिति को शांत करने के लिए बीच में कूद जाता है। वो ऐसा करता है जैसे सैंस ने उसके घायल घुटने के लिए लार्स को दवा लाकर मदद की थी। फिर वो जल्दी से प्रिंस को वहां से खींच लेता है इससे पहले कि चीजें फट जाएं। इस दौरान हमारा बंदा संतुष्ट है क्योंकि उसने उस सफेद बालों वाले कांटे को पूरी तरह भून दिया है। सैंस उसके बोल्ड और मजाकिया अपमान को खुले युद्ध की स्पष्ट घोषणा के रूप में लेता है। हालांकि उस आदमी में शुद्ध क्रोध पैदा करना उसके बढ़ते प्लान का सिर्फ दूसरा कदम है। अपने कमरे में वापस सैंस अपना सारा संयम खो देता है और फूल का गमला फर्श पर तोड़ देता है। उसका गुस्सा फूट पड़ता है जब वो हमारे हीरो के बारे में एक के बाद एक गाली निकालता है। बातचीत पर वापस सोचते हुए उसे एहसास होता है कि लार्स को यह पता चल गया होगा कि उसने अकादमी नहीं छोड़ी थी बल्कि उसे निकाल दिया गया था। अपना सिर पकड़कर वो धीमी आवाज में कोसता है कि घटना को छुपाने का वो सारा दबाव बेकार हो गया। उसे घुटनों के बारे में बात याद आती है और वो खुद से कहता है कि उस विशेष घटना के पीछे की सच्चाई को कभी उजागर नहीं होना चाहिए। एक फ्लैशबैक उसे आघात करता है जहां वो आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है जबकि मुश्किल से सांस ले पाता है। बिजली की जादू लार्स के आसपास नाच रही है जो उस नोबल को बताता है कि उसने इस बार सच में बहुत गड़बड़ कर दी है। सैंस बहाने बनाने की कोशिश करता है, कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो लड़की उसकी पार्टनर थी और वो तो बस आम आदमी का अभिवादन कर रहा था। रायुन का बड़ा भाई ठंडा रहता है और उसे याद दिलाता है कि किसी और चीज से पहले अकादमी का हर छात्र एक छात्र है। वो उसे अभी घुटनों के बल बैठने का आदेश देता है। लार्स उसे चेतावनी देता है कि अगर वो दिल से माफी नहीं मांगता तो पूरी पाटन फैमिली को कुचल दिया जाएगा और वो खुद उसे खत्म कर देगा। सैंस पूरी तरह से अपमानित होकर घुटनों पर गिर जाता है जबकि लार्स अपनी बिजली उस पर ताने रखता है। वास्तविकता में वापस झटका खाते हुए सैंस एक और निराश चीख निकालता है और खुद से कहता है कि उसे अपनी योजनाओं के साथ आगे बढ़ना होगा। वो कसम खाता है कि वो लार्स के छोटे भाई को चुप करा देगा चाहे कुछ भी करना पड़े। थोड़ी देर बाद वो खुद को शांत करने के लिए मजबूर करता है और खुद को आश्वस्त करता है कि वो आखिरकार रायुन से बदला लेगा। दरवाजे पर दस्तक उसके विचारों को तोड़ती है और वो अंदर आने की अनुमति देता है। एक फिगर कमरे में कदम रखता है जिससे सैंस मनोरंजन के साथ भौं उठाता है क्योंकि उसने ऐसी यात्रा की कभी उम्मीद नहीं की थी। वो व्यक्ति ट्रूनो हिल्डा निकलता है। समय राजकुमार की पार्टी के बाद आगे बढ़ता है। जैसे ही हमारा हीरो अपने कार्य में घर सवार होता है वो प्रतिबिंबित करता है कि उसने इवेंट में अपने हर लक्ष्य को हासिल कर लिया और नोबल्स के सामने खुद को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। वो और भी खुश है कि वो सैंस को गुस्सा दिलाने में कामयाब रहा जो रिकॉर्ड समय में उसमें फंस गया। ट्रूनो फिर बोलता है और उसे बताता है कि उसने भोज में शानदार प्रदर्शन किया और उसने सच में उसे ऐसा महसूस कराया जैसे सरमन घर के लिए अभी भी उम्मीद है। रायुन उसे तुरंत बुलाता है, कहता है कि उसने कोई सार्थक संबंध नहीं बनाया और हाउस ऑफ पार्टन के साथ चीजें खराब भी कर दी। जनरल मैनेजर जल्दी से खुद को सुधारता है और कहता है कि सैंस के खिलाफ उसने जो भाषण दिया था वो सच में बहुत बढ़िया था। हमारा हीरो हंसता है और कार्य के बीच में बटन दबाता है। ट्रूनो कंफ्यूज दिखता है और पूछता है कि क्या हो रहा है। वो घबराते हुए यंग मास्टर से पूछता है कि उसने साउंड प्रूफ स्पेल क्यों एक्टिवेट किया। रायुन उसे बुलाता है, कहता है कि अगर वो सच में उम्मीद पर विश्वास करता था तो उसने कभी घर को धोखा देने का चुनाव नहीं किया होता। ट्रूनो पसीने से तर होकर हकलाना शुरू कर देता है और पूछता है कि यंग मास्टर का क्या मतलब है। हमारा बंदा उसे बताता है कि उसका अपराध अक्षम्य है लेकिन वो इसे जाने देने का चुनाव कर रहा है क्योंकि उसने ये हाउस सरमन के लिए किया था। जनरल मैनेजर अपनी आंखें नीची करता है और चुपचाप पूछता है कि रायुन को कैसे पता चला। हमारा हीरो उसे बताता है कि उसे अभी एक चुनाव करना है और वो आदमी खुद को ठीक वैसे ही जज कर सकता है जैसे वो हमेशा पिछली बार करता था। जैसे ही कार्य तेजी से आगे बढ़ता रहता है रायुन उसे अपने गुप्त प्लान के बारे में बताता है जो वो छुपा रहा था। ये आइडिया मैनेजर को इतना झकझोर देता है कि वो बस अविश्वास से उस बच्चे को घूरता रहता है।
सोचता है कि उसके जैसा कोई इस तरह की चीज कैसे सोच सकता है। मैनेजर फिर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेता है और आंसू बहाते हुए कहता है कि वो अभी अपनी पूरी ताकत से जोर से चिल्लाना चाहता है। रायुन उस आदमी की पसंद से संतुष्ट दिखता है और उसे बताता है कि वो पहले से ही राजधानी के बाहर निकल चुके हैं। ट्रूनो उसे फिर से देखता है और सोचता है कि ये बच्चा इतना शांत कैसे रह सकता है जब वो ठीक से जानता है कि क्या होने वाला है। उसे अचानक एहसास होता है कि वो यंग मास्टर के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, बल्कि तीव्र हत्यारे का इरादा है। उसी पल कार्य एक झटके के साथ रुक जाता है और साथ में सवार नाइट ड्राइवर को आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। उसे ड्राइवर मृत ढलक हुआ दिखता है और अपने चेहरे की तरफ आते तीर से मुश्किल से बचता है। नाइट्स में से एक चिल्लाता है कि ये घात है और सभी को कार्य की रक्षा करने का आदेश देता है। वो समूह को चेतावनी देता है कि हमलावर जहरीले मैजिक तीर चला रहे हैं और मेज तुरंत एक सुरक्षात्मक ढाल खड़ी कर देते हैं। नाइट कप्तान नियंत्रण लेता है जब वो तीरों को एक तरफ हटाता है और मांग करता है कि कायर खुद को दिखाए। एक और नाइट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो कप्तान पर चिल्लाता है। वो आदमी उसे चेतावनी देता है कि कार्य के बहुत करीब न जाए, भले ही वो सहयोगी हो। नाइट फिर उसे बताता है कि कार्य खाली है, जिससे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। रायुन का किसी ने अपहरण कर लिया है और वो आदमी अब उसे कहीं घोड़े पर ले जा रहा है। इस बीच हमारा हीरो सोच रहा है कि कितना समय बीत गया है। उसे पिछली जिंदगी से याद है जब उसका अपहरण हुआ था। उसके परिवार ने उसे ढूंढने में समय और पैसा बर्बाद किया, जो सरमन फैमिली के पतन का कारण बना। लेकिन अब क्योंकि वो भविष्य जानता है, रायोन इसे बदलने में आश्वस्त है। यही वजह है कि दोबारा जीवित होने के बाद हमारे प्रोटैगोनिस्ट ने अपने परिवार को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं दिखाया। ऐसा करके वो जानता था कि अन्य नोबल परिवार उसके पीछे आएंगे। तो ये उसका प्लान था, उन्हें ये विश्वास दिलाना कि वो पूरी तरह से बेकार है। हालांकि अन्य परिवारों के विपरीत पाटन फैमिली सिर्फ ताकतवरों को नहीं मारती, इसलिए उसे यकीन था कि वो आखिरकार उसे मारने की कोशिश करेंगे। सौभाग्य से ऐसा लगता है कि सैंस पाटन, जो पाटन फैमिली का बेटा है, उसके जाल में फंस गया है, जिसका मतलब है कि वो राजधानी वापस अपनी यात्रा के दौरान जरूर कोई कार्रवाई करेगा। और यही वजह है कि हमारा बंदा ट्रूनो के साथ एक प्लान के लिए तैयार था, जो वास्तव में पाटन फैमिली द्वारा उसका अपहरण करने के लिए भेजा गया था। जबकि ट्रूनो के पीछे घोड़े पर लेटा हुआ था, रायुन उसे अपनी योजना के अनुसार काम करने का आदेश देता है, जिसके बाद वो निश्चित रूप से उसे माफ कर देगा। इसके साथ ही हमारा प्रोटैगोनिस्ट अपने लेवल बढ़ाने पर काम कर रहा है, जो अब लेवल 20 तक पहुंच गए हैं। कुछ समय बाद ट्रूनो गंतव्य पर पहुंचता है और हमारे बंदे को, जो बेहोश होने का नाटक कर रहा है, सैंस को सौंपने वाला होता है। वास्तविकता में ट्रूनो सरमन फैमिली का हेड मैनेजर है, जिसने यंग मास्टर को पार्टनर फैमिली को बेचने के लिए उनके साथ समझौता किया था। भले ही रायुन ने उसे पकड़ लिया था, सैंस अभी भी सोचता है कि वो उसकी तरफ है, क्योंकि ये योजना है। उनके समझौते के अनुसार सैंस वो जानकारी सौंपता है जो ट्रूनो ने मांगी थी। दावा करता है कि उन्होंने एसन फैमिली की खुफिया से इसे प्राप्त किया है। इसकी विश्वसनीयता की गारंटी देता है। ट्रूनो को अभी भी शक होता देख सैंस दावा करता है कि भले ही वो भी ड्रिया कॉन्टिनेंट की एक नोबल फैमिली है, जानकारी बेचना उनका मुख्य धंधा है। वो ट्रूनो को दस्तावेज देता है जिसमें कहा गया है कि उनमें सरमन फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों के मिशन के प्रत्यक्षदर्शियों की सारी जानकारी है। ये सुनकर रायुन को आखिरकार समझ आता है कि ट्रूनो ने उसे क्यों बेचा, क्योंकि वो अपने परिवार और स्टेटस के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बड़े भाई खोई हुई चीजों को वापस पाने के काबिल हैं, तो ट्रूनो उन्हें ढूंढना चाहता है। हालांकि ट्रूनो जानता था कि आसान फैमिली के पास ये जानकारी है, लेकिन उसके लिए इसे सीधे हासिल करना असंभव था। इसलिए उसने पार्टन फैमिली का इस्तेमाल किया। अपनी विदाई लेते हुए ट्रूनो सैंस से अपना दूसरा वादा भी पूरा करने की प्रार्थना करता है, जो है यंग मास्टर को सुरक्षित सरमन फैमिली को लौटाना। जैसे ही ट्रूनो जाता है, सैंस और उसके सर्वेंट्स हमारे हीरो के पास चलते हैं और एक सर्वेंट पूछता है कि क्या उसे मार देना चाहिए, लेकिन सैंस पार्टन दावा करता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका परिवार जल्द ही उसे त्याग देगा, क्योंकि अब वो उनकी नजर में असली अपराधी है। मुख्य योजना को अंजाम देने के लिए सैंस को वापस जाना होगा। जैसे ही दृश्य आगे बढ़ता है, हमारा प्रोटैगोनिस्ट उठता है और खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। सैंस पार्टन हमारे बंदे के सामने खड़ा है, सरमन फैमिली के बेटे के रूप में उसकी दयनीय स्थिति का मजाक उड़ा रहा है। हालांकि रायुन सब कुछ जानता है। वो मासूम बनकर सैंस से यहाँ होने का कारण पूछता है। जैसे ही सैंस रायुन को बताता है कि उसने उसका अपहरण किया है, हमारा हीरो उसे धमकी देता है कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि सैंस रायुन को बेकार समझता है, वो इसे हंसी में उड़ा देता है। इसके बाद
सैंस रायोन के चेहरे पर लात मारता है, उसे बताता है कि उसके पिता और भाई अब तक मर चुके होंगे। इसके अलावा सैंस हमारे हीरो का मजाक उड़ाता है कि ट्रूनो ने उसे पार्टन फैमिली को उसके भाई के अपहरण के प्रत्यक्षदर्शियों के बारे में जानकारी के बदले बेच दिया ताकि वो उन्हें ढूंढ सके। लेकिन किसी ने रायोन को खुद बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो बेकार है। इसके अलावा वो हमारे बंदे को चुनौती देता है, कहता है कि उनके परिवारों के बीच युद्ध अभी शुरू हुआ है और ये अपहरण तो सिर्फ शुरुआत है। इस पल रायोन उस पर घूरता है और मैजिक सर्कल पावर एक्टिवेट करता है, जो सैंस को बोलने के लिए बहुत स्तब्ध कर देता है। अभी भी जंजीरों में बंधा रायोन घोषणा करता है कि वो इस जीवन में वापस आने के बाद से इस दिन का इंतजार कर रहा था। हालांकि रायोन की मैजिक के कारण हरी रोशनी पूरे क्षेत्र को भर देती है, कुछ नहीं होता। तो सैंस फिर से हमारे बंदे का मजाक उड़ाता है। इस बार हमारा प्रोटैगोनिस्ट उस पर साइलेंस मैजिक सर्कल का इस्तेमाल करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सैंस बिल्कुल भी बोल नहीं पाता। किसी भी मंत्र को पढ़ने की क्षमता के बिना उसकी मैजिक भी विफल हो जाती है। हैरान और डरा हुआ वो फिर हमारे प्रोटैगोनिस्ट पर फायरबोल्ट मैजिक से हमला करता है, जिसे मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। रायोन का अपहरण परिवार के मुखिया के आदेश के तहत किया गया था, जो नहीं चाहता कि वो मरे। तो सैंस दूसरी सर्कल मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी हमारे हीरो को उससे उम्मीद थी, लेकिन सैंस यहां गलती कर रहा है। इस बीच सैंस हमारे बंदे के पैर को निशाना बनाने के बारे में सोचता है, क्योंकि इस मामले में उसके पिता कुछ नहीं कहेंगे। सैंस को थोड़ी देर के लिए एनालाइज करने के बाद रायोन माना इंटरफेरेंस एक्टिवेट करता है, जिसका मतलब है कि सैंस की हर हमला बेकार हो जाएगा। ये देखकर सैंस एक खंजर निकालता है और जैसे ही वो हमारे हीरो पर हमला करने वाला होता है, रायोन जंजीरों से मुक्त हो जाता है, जो उसके लिए मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हुए हमारा बंदा पैरालाइज्ड मैजिक का इस्तेमाल करता है और सैंस को बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद सैंस उठता है, लेकिन अब वो जंजीरों से बंधा हुआ है, जबकि रायोन हाथ में खंजर लिए उसके सामने बैठा है। उन जंजीरों से खुद को मुक्त करते हुए सैंस सोचता है कि ये बिना मैजिक की आम जंजीरें हैं, तो वो उन्हें आसानी से तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है, उसके शरीर पर तेज करंट दौड़ता है, जिससे तीव्र दर्द होता है। सैंस की तरफ चलते हुए रायोन दावा करता है कि उसने अपने शरीर पर मैजिक सर्कल बनाए हैं। ये वास्तव में सर्कल को मांस में और रक्त को मैजिक सर्कल को सक्रिय करने की निषिद्ध तकनीक है। पिछली जिंदगी में हमारे बंदे के साथ भी ऐसा ही किया गया था। पहले जागृति मैजिक का इस्तेमाल किया गया था ताकि वो सो ना पाए, और फिर उसे असहनीय दर्द सहना पड़ा जब उसके शरीर पर निशान बनाए गए। अभी भी इस बात से कंफ्यूज है कि रायोन ये तकनीक कैसे जानता है। सैंस बताता है कि उसके ज्ञान के अनुसार रायोन को माना इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इस बीच हमारा प्रोटैगोनिस्ट पुनर्जीवन के बाद सब कुछ अभ्यास करना शुरू कर चुका है, और पिछले जीवन के अनुभव के कारण उसे बहुत मदद मिली। 3 महीने पहले माना गोलियां पाने के बाद रायोन ने हर कौशल का अभ्यास किया जो वो कर सकता था। इसके अलावा एडॉन में सीखा गया रहस्य भी सहायक था, जो ये है कि हर कौशल का एक सर्किट और सिद्धांत होता है, और माना को हर खिलाड़ी के अनोखे सर्किट में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसे सक्रिय किया जा सके। इसके अलावा केवल मास्टर खिलाड़ी जैसे वो इन सर्किट्स के अस्तित्व को जानते हैं। इस सारी जानकारी के साथ उन्होंने दूसरे जीवन में कौशल हासिल करने के लिए संघर्ष नहीं किया। इसके अतिरिक्त रायोन स्थान और संरचना को याद रखने के लिए पहले भी गुप्त रूप से इस जगह पर आ चुका था ताकि सैंस को पकड़ना आसान हो। मैजिक सर्कल जो हमारा प्रोटैगोनिस्ट सैंस पर इस्तेमाल कर रहा है वो उल्टा होना चाहिए था, लेकिन अब वो सैंस को असली दर्द का अनुभव कराने वाला है। थोड़ी देर तक उसे तड़पाने के बाद रायोन जाने की तैयारी करता है, लेकिन सैंस उसे रोक लेता है। वापस मुड़कर हमारा हीरो बताता है कि वो सैंस के परिवार के आने से पहले जो 1 हफ्ते में आ रहा है भाग सकता है। सैंस हैरान है कि वो ये कैसे जानता है, तो रायोन जवाब देता है कि उसने सैंस को अपने सर्वेंट्स को 1 हफ्ते में वापस आने का आदेश देते सुना था, क्योंकि हमारा प्रोटैगोनिस्ट सच्चाई जानता है। सैंस इसे नकारने की कोशिश करता है, कहता है कि वो वास्तव में किसी भी पल यहां आ सकते हैं, लेकिन हमारा हीरो जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर उसके अधीनस्थ सच में किसी भी पल आ रहे होते तो सैंस ने रायोन को वहां रहने के लिए मनाने की कोशिश की होती ताकि वो उसे मार सकें, इस तरह सच्चाई बताने के बजाय। हालांकि सैंस हमारे बंदे को खुद पर विश्वास करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। रायोन वास्तविकता से पहले से ही वाकिफ होकर चला जाता है और उसे बताता है कि वो कल फिर आएगा। अब वो पार्टन फैमिली के आगमन की तैयारी करता है, जो 1 हफ्ते बाद आएगी। 7 दिन बीत जाने के बाद अधीनस्थ उस जगह के सामने खड़े हैं जहां सैंस और रायोन हैं। लीडर पूछता है कि क्या इस दौरान किसी ने सैंस से संपर्क किया, और उनमें से एक जवाब देता है कि हालांकि वो यंग मास्टर के संपर्क में नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरे सप्ताह यहाँ के सभी रास्तों का निरीक्षण किया। लीडर फिर इमारत में प्रवेश करता है, क्योंकि मुखिया ने आदेश दिया है
कि सरमन बच्चे को तुरंत वापस लाया जाए। हालांकि अन्य उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें पीछे रहने का सुझाव देता है। सीढ़ियां उतरते हुए उस आदमी को कुछ असामान्य दिखता है, लेकिन जैसे ही वो मैजिक सर्कल पर कदम रखता है, उस पर तुरंत हमला होता है। खुद को बचाने के लिए वो एक बैरियर खड़ा करता है। फिर भी वो अब यकीन है कि यंग मास्टर के साथ कुछ हुआ है। पूरे क्षेत्र में बिखरे विभिन्न मैजिक सर्कल ट्रैप्स को देखकर वो सोचता है कि इन सब को किसने सेट किया। वो सैंस तक जल्दी पहुंचने और इस सब के पीछे कौन है ये पहचानने के लिए डबल बैरियर बनाता है। उस कमरे में पहुंचकर जहां सैंस रखा है, वो उसे जंजीरों से बंधा हुआ पाता है और उसके घावों से खून फर्श को ढक रहा है। जंजीरें तोड़कर उस आदमी की मांग है कि इसके पीछे व्यक्ति का नाम बताए, लेकिन सैंस बोलने के लिए बहुत कमजोर है। दूसरी तरफ हमारा हीरो भी वहां मौजूद है, रस्सी से बंधा हुआ एक कोने में बैठा है। हालांकि सैंस हीलिंग पोशन की मांग करता है, उस आदमी का कहना है कि भागना पहली प्राथमिकता है, क्योंकि वो अभी भी नहीं जानता कि सब कुछ के पीछे कौन है और इस क्षेत्र में बहुत सारे ट्रैप हैं। उस आदमी को हैरानी है कि सैंस की हालत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति रायन को साथ क्यों नहीं ले गया, जो इंगित करता है कि कोई और मकसद होना चाहिए। इसी पल सैंस आखिरकार बोलने में कामयाब होता है, कहता है कि रायन सरमन ने उसके साथ ऐसा किया है। इस बीच हमारा प्रोटेगोनिस्ट बेहोश होने का नाटक करते हुए कोने में पड़ा रहता है। जैसे ही वो आदमी हमारे हीरो पर मैजिक इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, असली रायन पीछे से प्रकट होता है। ये खुलासा करता है कि उसने इल्यूजन मैजिक को नकली के रूप में इस्तेमाल किया था। तुरंत रायन उस आदमी पर हमला करता है, उसे चुनौती देता है कि पहले उसका सामना करे। उनके बीच युद्ध छिड़ जाता है और दोनों तरफ से हमले होते हैं। कुछ समय बाद पार्टन फैमिली का आदमी हमारे बंदे पर भारी मुक्का मारता है, जिससे उसके मुंह से खून की फुहार निकलती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब जब हमारा बंदा फर्श पर पड़ा है, उस आदमी का कहना है कि हालांकि वो उसे मार नहीं सकता, लेकिन वो उसे तड़पा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने सैंस को किया था। अप्रत्याशित रूप से सैंस एक खंजर पकड़ता है और उसे उस आदमी की गर्दन में घोंप देता है। वास्तव में रायन ही है जिसने सोल ट्रांसफर टेक्निक का उपयोग करके सैंस के शरीर में प्रवेश किया है और उस पर सोल ट्रांसफर करने वाला अपने शरीर को भी नियंत्रित कर सकता है। हमारा हीरो ये उसका असली तुरुप का पत्ता कहता है। उसके बाद वो आदमी मर जाता है, तो हमारा बंदा एक हीलिंग पोशन निकालता है और उसे अपने ऊपर डाल लेता है। आगे बढ़ते हुए वो जश्न मनाता है कि उसने पार्टन फैमिली के हाई लेवल आर्क मेज को मार दिया है। फिर सिस्टम हमारे बंदे को सूचित करता है कि उसका लेवल 15 तक बढ़ गया है, क्योंकि उसने क्वेस्ट पूरा कर लिया है। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है कि उसका लेवल कैसे बढ़ा, लेकिन अभी के लिए रायन जानता है कि उसे पहले कुछ और करना है। इसके बाद वो आर्क मेज के शव को एक अलग कमरे में घसीटता है और उसे एक लकड़ी के बिस्तर पर रख देता है। स्पष्ट रूप से उसके साथ कुछ करने की योजना बना रहा है। एक सर्किट एक व्यक्ति की आत्मा से जुड़ा रहता है, जिसका मतलब है कि वो अभी भी सैंस के शरीर में रहते हुए अपनी माना का इस्तेमाल कर सकता है। तो माना को हटाकर विक्रमन हमारा प्रोटैगोनिस्ट हथियारे की छिपी हुई नौकरी शैडो की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपना लेवल गिरा रहा है। रायन आखिरकार इस योजना में सफल होता है, लेकिन बचे हुए लेवल के साथ उसके पास 2 और मौके हैं। इन 2 मौकों में से हमारा बंदा दूसरे पर भी सफल होता है। हालांकि योजना केवल इतना आगे बढ़ने वाली थी। आर्क मेज को हराने के बाद रायन तीसरी उन्नति को आगे बढ़ाने का फैसला करता है, ताकि घोस्ट नामक छिपी हुई नौकरी प्राप्त हो सके। ये एक उच्च स्तरीय नौकरी है जिसने एडॉन को सबसे मजबूत बनने में मदद की, और हमारा हीरो आश्वस्त है कि वो भी इसे प्राप्त कर सकता है। हालांकि इस नौकरी के लिए शर्त आत्मा का आकार है, लेकिन रायन उस जोखिम को उठाने को तैयार है। बिना समय बर्बाद किए वो तीसरी उन्नति शुरू करता है। अपनी ही आत्मा को अर्पित करने के काफी संघर्ष के बाद वो आखिरकार सफल होता है, और जैसे ही सिस्टम उसे उसकी तीसरी उन्नति के बारे में बताने वाला होता है, हमारा प्रोटैगोनिस्ट बहुत बेचैन महसूस करता है। सौभाग्य से वो यहाँ भी सफल होता है और फैंटम लेवल घोस्ट जॉब धारक बन जाता है। फैंटम लेवल की नौकरी ऐसी है जो हमारे हीरो ने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन वो मान लेता है कि ये नियमित घोस्ट जॉब के समान होना चाहिए। अब जब रायन इस योजना में सफल हो गया है, तो वो अपना ध्यान मूल लक्ष्य पर वापस केंद्रित करता है। आर्क मेज को मारना भी इस योजना का हिस्सा था, क्योंकि घोस्ट जॉब के दौरान उसकी अपनी ताकत के परिणाम स्वरूप बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हुए हमारा प्रोटैगोनिस्ट लिच क्रिएशन को सक्रिय करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो सामान्य रूप से लेवल 70 के नेक्रोमेंसर की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे 7वें सर्कल के मेज द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लिच क्रिएशन प्रयास विफल हो जाता है, इसलिए सिस्टम इसके बजाय एक विशेष अनडेड क्रिएशन को सक्रिय करता है। थोड़ी देर बाद एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर रायन के सामने प्रकट होता है। अनडेड के निर्माण के बाद सिस्टम हमारे बंदे से पूछता है कि वो इसका नाम कैसे रखना चाहता है।
इस निर्माण से अचानक विस्फोट होता है जो अधीनस्थों को उच्च सतर्कता पर रख देता है। कुछ समय बाद हमारा हीरो अभी भी सैंस के शरीर में रायुन के शरीर को अपने कंधे पर लटकाए हुए इमारत से बाहर निकलता है। बाहर आने पर वो समझाता है कि आर्कमेज ने उन्हें धोखा दिया और यह सब कुछ किया। हालांकि उसने आर्कमेज को एक कलाकृति से बांध दिया है। वो हर किसी से जल्दी करने का आग्रह करता है, इससे पहले कि बंधन टूट जाए। इस दौरान वो रायुन को उसके परिवार को वापस करने का इरादा रखता है। घोड़े पर सवार होकर वो दूसरों को आर्कमेज को तब तक रोके रखने का निर्देश देता है जब तक वो मदद नहीं भेज सकता, और अगर वो सफल होते हैं तो इनाम का वादा करता है। जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट सवार होकर चला जाता है, ये आखिरी बार होता है जब वो यंग मास्टर को देखते हैं। पार्टन फैमिली एस्टेट में वापस सर्वेंट्स फेरिस को स्थिति की रिपोर्ट करते हैं, जो पार्टन फैमिली का 7वें सर्कल का मेज है। जब एक सर्वेंट बताता है कि आर्क मेज नहीं मिला है, फेरिस पूछता है कि क्या कोई और जानता है। एक बार जब वो आदमी पुष्टि करता है कि वो अकेला है, फेरिस उसके निष्पादन का आदेश देता है। कारण ये है कि हालांकि वो सैंस के गायब होने के बारे में चिंतित हैं, अगर पार्टन फैमिली के सरमन फैमिली के बच्चे के अपहरण में शामिल होने की बात फैल जाती है तो परिणाम गंभीर होंगे। उसी पल बाहर एक हंगामा सुनाई देता है। सरमन फैमिली से कोई आ गया है और उनके सर्वेंट्स को मार रहा है। फेरिस उस पर चिल्लाता है कि वो जाए, लेकिन वो आदमी तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे यंग मास्टर रायुन के साथ क्या हुआ ये पता नहीं चलता। हालिया विस्फोट इमारत में रायुन का 1 हफ्ते का गायब होना और पार्टन फैमिली का शिविर, ये सब यंग मास्टर के अपहरण में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। संदेह को टालने की कोशिश करते हुए फेरस अज्ञानता का दावा करता है और कहता है कि उनका अपना यंग मास्टर सैंस भी गायब है, और सुझाव देता है कि वो दोनों युवकों को एक साथ खोजें। आगंतुक उसे विश्वास करने से मना कर देता है और उसे चुप रहने को कहा जाता है। ट्रूनो, जो वहां भी मौजूद है, चुपचाप प्रार्थना करता है कि स्थिति शांत रहे। सी, जो सामने एक महिला है, चुप रहने का आदेश देती है और उसे गद्दार कहती है, लेकिन चूंकि रायुन ने उसकी ओर से बात की है, उसे बख्शा जा रहा है। इस बिंदु पर ट्रूनो बताता है कि रायुन को केवल सरमन फैमिली को मिलने वाला एक निशान छोड़ना था। इस पर अमल करते हुए ऐसे खोज शुरू करती है और कुछ जांच के बाद वो आखिरकार सुराग खोज लेती है। सैंस पार्टन का शरीर एक पेड़ से लटका हुआ है, जिसके साथ एक नोट है जिसमें लिखा है, मैं एक अपहरण करता हूँ, कृपया मुझे दंडित करें। हालांकि ऐसे को एक पत्र मिलता है और वो उसे पढ़ना शुरू करती है। इस पत्र में रायुन समझाता है कि उसकी मूल योजना सैंस के शरीर में रहना और पार्टन फैमिली को अंदर से नष्ट करना थी, लेकिन पकड़े जाने का जोखिम बहुत अधिक था। इसके अलावा अगर वो रायुन के रूप में वापस आता तो परिवारों के बीच युद्ध छिड़ जाता और सरमन फैमिली उसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो अभी के लिए गायब होने का चुनाव कर रहा है। ऐसे पत्र को जलाती है और ट्रूनो को घर लौटने को कहती है। इस बीच रायुन नाम का एक लड़का एक शहर में दौड़ रहा होता है, जब एक आदमी उसे गिल्ड में बुलाता है, कहता है कि नेता उसे ढूंढ रहा है। वो लड़का वास्तव में हमारा हीरो है। बाद में लेडी एसआई को पता चलता है कि रायुन वास्तव में ड्रिया का ड्रैगन है। 3 महीने बाद पेंटन में पेंस्ट्रॉय किंगडम की राजधानी हाउस पार्टन और हाउस सरमन के बीच टकराव के बारे में गपशप फैलती है। संघर्ष का कारण पार्टन का एक गद्दार था जिसने सरमन के खून के वारिस का अपहरण कर लिया था। बाद में हाउस सरमन को हाउस पार्टन की क्षतिपूर्ति स्वीकार करनी पड़ी। फिर भी वो अपराधी या अपहृत बेटे को नहीं ढूंढ सके, जिससे सभी को सरमन फैमिली के दावों पर संदेह होने लगा। वो एक बार एक प्रसिद्ध घराना थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से गिर चुके हैं। मार्टिन असैसिन गिल्ड में सैफायर पेंटन शाखा की प्रबंधक स्थिति का निरीक्षण करते हुए बैठी है। वो नोट करती है कि सरमन फैमिली बचे हुए खून को खोजने से ज्यादा उन्हें क्षतिपूर्ति के पैसे की आवश्यकता थी। डन मैनेजर ट्रूनो के निष्पादन को याद करता है जबकि अपनी बियर पी रहा है। सैफायर समझाती है कि वो गद्दार के साथ सहयोग कर रहा था, यही कारण है कि अलेजांद्रो ने तुरंत निष्पादन किया, सिर काटकर। सैफायर को थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। अलेजांद्रो एक स्वॉर्ड मास्टर है जो ड्रिया कॉन्टिनेंट पर एक दुर्लभता है, और फिर भी वो खुद निष्पादन करता है। रायुन प्रवेश करता है, अपने चाचा डन का अभिवादन करता है और सैफायर के कार्यालय में आता है। वो उसे गिल्ड में आधिकारिक रूप से पंजीकृत करने के लिए एक सिफारिश पत्र थमाती है। हालांकि उसे अभी भी एक परीक्षा देनी है। वो पत्र को उसकी ओर सरकाती है, कहती है कि उसके जैसे किसी के लिए परीक्षा अर्थहीन होगी। आखिरकार उसने केवल 2 महीनों में अंतिम चरण हासिल कर लिया, जो आश्चर्यजनक है। वो इतनी कम उम्र में उसकी असाधारण प्रतिभा की प्रशंसा करती है, जो उन्होंने सदियों में नहीं देखी थी। वो विनम्र होने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल्दी से उसके नाटक को पार कर लेती है। हालांकि ये अब भी उस समय से बेहतर है जब वो पहली बार आया था। 2 महीने पहले रायुन अचानक उनके अपेक्षाकृत अज्ञात गिल्ड में प्रकट हुआ था और एक हत्या के अनुरोध के लिए मेज पर बड़ी रकम पटक दी थी। चूंकि गिल्ड तब तक कोई भी अनुरोध स्वीकार करता है जब तक भुगतान पर्याप्त है, उसने एक बार राशि देखने के बाद उसे एक महत्वपूर्ण ग्राहक के रूप में माना। वो जोर देती है कि ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं था, उसे अंतर्ज्ञान था कि उसे उसके जैसा कोई और ग्राहक नहीं मिलेगा। भिखारी के रूप में प्रच्छन्न लेकिन भाग्य लिए हुए रायुन ने अनुरोध किया कि हत्या का लक्ष्य स्वयं हो।
जिज्ञासा ही एकमात्र उचित प्रतिक्रिया थी। पत्र प्राप्त करने के बाद वो जाता है, उसे अकेला पढ़ना चाहता है। इस बीच कार्ल नाम का एक मुखौटा पहने आदमी आता है और पूछता है कि क्या उसने रायुन को गिल्ड में सिर्फ अपने अंतर्ज्ञान के कारण स्वीकार किया था। सैफायर समझाती है कि रायुन ने अपना सारा प्रशिक्षण 1 महीने में पूरा कर लिया, जो आमतौर पर 5 से 10 साल लगते हैं। वो पूछती है कि क्या वो रायुन की पृष्ठभूमि की जांच करने में सक्षम था। कार्ल रिपोर्ट करता है कि रायुन को एक अनाम गुरु ने पाला था, जो बाद में गायब हो गया, और रायुन उस गुरु के बारे में जानकारी खोजने के लिए गिल्ड में शामिल हुआ था। रायुन के असामान्य अनुरोध के कारण गिल्ड में प्रवेश देने से पहले उसे पूरी तरह से सत्यापित किया गया था। कार्ल ने उस जगह का भी दौरा किया जहां रायुन कथित तौर पर अपने गुरु के साथ रहता था, और पुष्टि की कि उस जगह ने दीर्घकालिक निवास के वास्तविक लक्षण दिखाए। सैफायर को जो चिंता है वो ये संभावना है कि रायुन वास्तव में रायुन सरमन हो सकता है, जो सरमन फैमिली का लापता युवा मास्टर है। रायुन उसी समय उनके गिल्ड में आया था जब रायुन गायब हुआ था। कार्ल उसे आश्वस्त करता है कि संभावना लगभग शून्य है। रायुन कोई माना, कोई तलवारबाजी प्रतिभा और भयानक सहन शक्ति के लिए जाना जाता था, जिससे दोनों के एक ही व्यक्ति होने की संभावना लगभग असंभव हो जाती है। वो अपनी रिपोर्ट जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन सैफायर उसे काट देती है। वो हमेशा के लिए जासूस की तरह काम नहीं कर सकता। इसके बजाय वो उसे रायुन के रहस्यमय गुरु के बारे में जानकारी खोजने का काम सौंपती है। इस बीच रायुन अपने कमरे से एक नेक्रोमेंसर स्किल का उपयोग करके उनकी पूरी बातचीत को सुन रहा है। उसे एहसास होता है कि सैफायर के पास तेज अंतर्ज्ञान है। वो अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और नोट करता है कि नौकरी बदलने के दौरान खपत किया गया स्तर वापस आ गया है। शारीरिक नियंत्रण में माना निवेश करना निश्चित रूप से इसके लायक था। इसने न केवल उसकी शक्ल बदल दी, बल्कि यह माना का पता लगाने को भी रोकता है। ये उस स्तर तक पहुंच गया है कि वो दूसरे महान हत्यारे की आकार पहचान कौशल को भी धोखा दे सकता है। उस दिन कोर्नैक नाम की एक अनडेड लड़की प्रकट होती है। उसके पास उल्लेखनीय कौशल का एक सेट है, और रायुन नोट करता है कि वो एक बढ़ती हुई अनडेड है। वो उसकी फैंटम क्षमताओं से आश्चर्यचकित है, जिनका कौशल विवरण में उल्लेख नहीं किया गया था। जब वो सर्किट की जांच करता है तो एक छिपी हुई खोज दिखाई देती है, जिसे पूरा करने के लिए गुप्त शर्तों को खोजने की आवश्यकता होती है। आर्ची को हराने के बाद पूर्ण होने की सूचना आई थी। मौत का हाथ, फैंटम, एक कौशल सर्किट और खोज के संयोजन के परिणाम स्वरूप कोर्नैक का निर्माण हुआ। अभी वो सिर्फ एक आदमखोर राक्षस है, उसके लिए व्यावहारिक रूप से एक परजीवी, लेकिन वो मानता है कि किसी दिन वो उपयोगी होगी। उसके लिए विकास वर्तमान के बजाय भविष्य की ओर देखने के बारे में है। विचारों में खोए हुए डन उसे बाधित करता है। रायुन समझाता है कि वो बस गिल्ड का पूर्ण सदस्य बनने और कभी शाखा प्रबंधक बनने के बारे में गा रहा था। डन उसे आश्वस्त करता है कि वो जिस गति से बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये पूरी तरह से संभव है। फिर वो 3 अंतिम उम्मीदवारों का उल्लेख करता है, जिनमें से केवल एक परीक्षा पास कर सकता है। पास होना उन्हें गिल्ड का आधिकारिक सदस्य और 5वीं श्रेणी का हत्यारा बना देगा। पालारिन और रायुन उसके सामने खड़े हैं। जब वो परीक्षा की शुरुआत की घोषणा करता है, डन लक्ष्य की जानकारी मांगता है। रेनेलॉक के बारे में विवरण बताता है, जो एक 47 वर्षीय व्यापारी है, जो एक दुकान चलाता है और हमेशा 3 किराए के सैनिकों के साथ यात्रा करता है। 2 कांस्य योद्धा हैं और एक चांदी श्रेणी का मेज है। एक अफवाह के अनुसार उसने हाल ही में एक युवा रखैल बनाई है और हर रात उससे मिलने जाता है। उस दौरान किराए के सैनिक उसे गोपनीयता देते हैं। डन लक्ष्य पर किए गए जांच से प्रभावित है। इतना ही नहीं, रेन गार्डों से बचने का एक तरीका भी खोजने में सक्षम था। डन को जो एकमात्र चिंता है वो गारंटी है कि लक्ष्य वास्तव में रखैल के कमरे में जाएगा। रेन ने इस पर विचार नहीं किया था, और डन समझाता है कि यही कारण है कि मार्टोंग हमेशा विस्तृत जानकारी इकट्ठा करता है। फिर वो रायुन की ओर मुड़ता है, उसके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी पूछता है। रायुन प्रश्न करता है कि क्या उसे वास्तव में यह बताना है, जिससे अन्य 2 उम्मीदवार आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भले ही वो मिशन को पूरा करने के लिए सहयोग करें, वो एक साथ गिल्ड के औपचारिक सदस्य नहीं बनेंगे। केवल एक व्यक्ति परीक्षा पास करेगा। इस कारण से वो कोई जानकारी साझा नहीं करना चाहता। दोनों उम्मीदवार चिढ़ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने बहुत जल्दी बोल दिया। अंत में वो सिर्फ सहकर्मी हैं। रायुन तो सहकर्मी होने से भी इनकार करता है, कहता है कि उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान ये नहीं सीखा। डन रायुन की प्रतिक्रिया को सही मानसिकता के रूप में स्वीकार करता है और उन्हें अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरों को त्याग देना या उनका उपयोग करना एक हत्यारे के स्वभाव का हिस्सा है। वो पूछता है कि क्या अन्य 2 के पास कहने के लिए कुछ है, और वो एक स्वर में इनकार करते हैं। डन हत्या परीक्षा की शुरुआत की घोषणा करता है और वो सभी भाग जाते हैं। उसे उस समय की याद आती है जब रायुन
को खुद मारा जाना था। समय सीमा 3 दिन निर्धारित की गई थी और स्थान पेंटन था। विशेष शर्त ये थी कि उन्हें मार्टोंग पेंटन शाखा में उसे एक विशेष श्रेणी के प्रशिक्षु के रूप में पंजीकृत करना था। हत्यारों ने हंसी उड़ाई, सोचा कि वो 10 मिनट के भीतर रायुन को ढूंढ सकते हैं। ये पता चला कि वो असफल रहे। वो पूरे 3 दिनों तक उसका पता नहीं लगा सके। उन्होंने रायुन की चालों और जालों की अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा की। 3 दिन समाप्त होने के बाद रायुन ने सैफायर से प्रशिक्षण प्राप्त किया, क्योंकि उसने अपना वादा निभाया था। वर्तमान में वापस रायुन प्रतिबिंबित करता है कि औपचारिक हत्यारा बनना आसान नहीं है। इस परीक्षा के लिए लक्ष्य को उच्चतम कठिनाई पर सेट किया गया है और वो किसी ऐतिहासिक चीज की शुरुआत में हो सकता है। इस बीच पाला अलार्म मैजिक और यांत्रिक उपकरणों को सफलतापूर्वक बाईपास करता है, किराए के सैनिकों से बचता है। हालांकि उसे अतिरिक्त किराए के सैनिकों की उम्मीद नहीं थी। रेन खुद को छिपाने में सफल होती है और पाला को धन्यवाद देती है, क्योंकि उसके कार्यों के कारण चीजें उसके लिए अच्छी हो गईं। लक्ष्य अनगिनत हत्या के प्रयासों का विषय रहा है, इसलिए वो जिस जगह को छिपने के लिए चुनता है वो उसकी मुख्य पत्नी का शयनकक्ष है। पत्नी उस पर एक रखेल रखने और हथियारों को आकर्षित करने के लिए गुस्से में है। वो जोर देता है कि वो हथियारों को लाने वाला नहीं था और ये कि कमरा सुरक्षा उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित है। रेन छत से बातचीत सुनती है और 5 सामान्य सैनिकों को नीचे गिराने का फैसला करती है ताकि वो फ्रंटल ब्रेक थ्रू का प्रयास कर सके। इस बीच एलॉक की पत्नी उसे चाकू से धमकाती है। वो उसके संबंधों और परिवार के पैसे को लेने से धोखा महसूस करती है। वो समझाने की कोशिश करता है कि व्यवसाय निधि अपर्याप्त थी, लेकिन वो जानती है कि उसने वो पैसा रखेल के लिए उपहार खरीदने में इस्तेमाल किया था। बिना हिचक वो उसे सीने में चाकू घोंप देती है, फिर आंसू बहाती है जैसे उसे एहसास होता है कि उसने क्या किया है। रेन लक्ष्य को पत्नी के हाथों मरते हुए देखती है और कंफ्यूज रह जाती है। उसे यकीन नहीं है कि उसका मिशन सफल है या विफल। वो अचानक रायुन के बारे में सोचती है और महसूस करती है कि उसे बिल्कुल नहीं देखा है। वो अपनी विफलता की रिपोर्ट करने के लिए लौटती है, कहती है कि लक्ष्य उसके द्वारा नहीं बल्कि पत्नी द्वारा मारा गया था। वो यह देखकर हैरान है कि रायुन पहले से ही वापस है। सोचती है कि क्या वो पहली बार हवेली में गया भी था। पाला भी सुरक्षित लौट आता है। वो तब भाग गया था जब किराए के सैनिक आपस में लड़ने लगे थे। डन घोषणा करता है कि आयोग कोई विफलता नहीं था, क्योंकि रायुन सफल हुआ था। दोनों उम्मीदवार स्तब्ध खड़े होते हैं जब डन समझाता है कि रायुन ने पत्नी को नियंत्रित किया था और अपने कौशल से उसका इस्तेमाल पति को मारने के लिए किया था। फिर डन स्पष्टीकरण मांगता है और रायुन चिड़चिड़े भाव के साथ समझाता है। वो कहता है कि समाधान लक्ष्य और उसकी मुख्य पत्नी के बीच लक्ष्य के आंतरिक मामलों का उपयोग करके निहित था, जिससे उम्मीदवारों को लगता है कि शायद शाखा प्रबंधक ने उसे लक्ष्य पर विशेष जानकारी दी थी। लेकिन रायुन कहता है कि उस पर जानकारी इकट्ठा करना, जो कि एक काफी प्रसिद्ध व्यापारी था, कोई मुश्किल काम नहीं था। और रेन की जानकारी के अनुसार एलॉक एक शराब वितरक था और एक नई मालकिन को लाया था। जबकि दोनों उम्मीदवार अपनी जानकारी इकट्ठा करने में व्यस्त थे, रायुन ने पहले ही अपनी जांच पूरी कर ली थी और पहले से तैयार की गई योजना के अनुसार आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। पाला सोचता है कि वो यह जानने से पहले ही जांच कैसे पूरी कर पाया कि लक्ष्य कौन है। रायुन खुलासा करता है कि लक्ष्य एकमात्र व्यक्ति नहीं था जिसकी उसने जांच की थी। शहर में बुरी अफवाहों या हत्या जोखिम वाले हर व्यक्ति की पहले ही उसके द्वारा जांच की जा चुकी थी। उसने शहर के उन व्यापारियों के संपर्क में आना शुरू कर दिया था जो अफवाहें जानते थे, और चूंकि उसने 2 महीनों के भीतर प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, इसलिए वो हर संभावित लक्ष्य की हत्या के लिए तैयार था। उसने पहले से सब कुछ तैयार किया, चाहे लक्ष्य कोई भी निकला। ये छोटी सी परीक्षा के लिए पूरी किताब को संशोधित करने जैसा था। तो जब वो जांच कर रहा था तो उसे पता चला कि कोई एलॉक के खिलाफ गहरी नाराजगी रखता था। उसकी मुख्य पत्नी केली। उसने उससे संपर्क किया जबकि उसके पति द्वारा लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा था और उसे हत्या गिल्ड को गुप्त रूप से काम पर रखने का एक समाधान सिखाया। जैसे ही लक्ष्य अपनी पत्नी को नजरअंदाज करता रहा और मालकिनों को लाता रहा, वो अपनी पत्नी के परिवार के पैसे का उपयोग करके अपना व्यवसाय भी चलाता रहा। केली उसे मारने के लिए काफी नफरत करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो मरे। तो उसने उसे बताया कि अगर वो अतिरिक्त किराए के सैनिकों को काम पर रखती है और सुरक्षा बढ़ाती है तो उसका पति बस डर जाएगा और सुरक्षित रहेगा। तो आखिरी पल में जब वो अपनी पत्नी के शयन कक्ष में भाग गया तो रायुन ने पहले ही उसे सुझाव दिया था कि वो हत्या के हंगामे को मालकिन और उसके प्रेमी की साजिश के रूप में पेश करे और वो फिर होश में आ जाएगा और उसके पास लौट आएगा। केली नशे में थी और उसने योजना स्वीकार कर ली और वो स्वीकार करता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो जाता अगर ये केवल उस बिंदु तक ही आगे बढ़ता। लेकिन हत्या योजना से ठीक पहले उसने उसे कुछ और जानकारी भी दी। उसके पति ने व्यवसाय निधि होने का दावा करते हुए उसके परिवार से लिए गए सारे पैसे खर्च कर दिए थे। मूल रूप से परीक्षा पूर्व नियोजित थी और उसने चतुराई से इसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। डन अभी भी कंफ्यूज है।
कि एक आम महिला ने अपने पति को कैसे मौत के घाट उतार दिया। रायुन समझाता है कि जो शराब पहुंचाई गई थी उसमें उसके द्वारा कीमिया से बनाई गई एक दवा मिलाई गई थी, क्योंकि अगर हताहत होते तो ये खतरनाक होता। तो उसने कुछ नशीली दवाएं उस पानी में मिला दी थी जो किराए के सैनिकों ने भी पी थी, और यह सही समय पर सक्रिय हो गई। दवा का प्रभाव था कि निर्णय को अस्थायी रूप से धुंधला कर देना और आसानी से क्रोधित कर देना। पाला को एहसास होता है कि किराए के सैनिकों का आपस में लड़ना उसके द्वारा बनाई गई दवा के कारण था। तो सरल शब्दों में सब कुछ उसके अनुसार हुआ जो उसने योजना बनाई थी, और उसके द्वारा लीक की गई जानकारी और दवा के प्रभावों के संयोजन ने केली को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने उसे मार डाला। फिर डन उसे परीक्षा पास करने पर बधाई देता है। रायुन डन को यह भी बताता है कि वो आयोग, शुल्क और केली से एक अतिरिक्त शुल्क प्राप्त करने वाला है, क्योंकि केली अचानक एक हत्यारा बन गई। लेकिन यह अभी भी एक तथ्य है कि हत्यारों ने घुसपैठ की थी। केवल वे जानते हैं कि केली ने उसे मारा था, न कि किसी हत्यारे ने, और वो उस अपराध को ढकने के लिए कुछ भी देने को तैयार होगी जो उसने अभी किया था। ये देखकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं कि उसका स्तर कितना ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि उसका काम सच में बहुत तेज और सम्मानजनक है। डन दोनों उम्मीदवारों को वापस भेजता है, लेकिन रायुन को रोक लेता है। वो उसके सामने आता है कि उसने क्या किया है। कहता है कि पत्नी को अब अपने पति को मारने के अपराध के साथ जीवन भर जीना है, और वहाँ कुछ है जिसे रायुन ने कभी ध्यान में नहीं रखा। उनका गिल्ड हत्यारे बनाता है, राक्षस नहीं। रायुन शांति से समझाता है कि उसने उसे एक सामान्य महिला के रूप में तब तक देखा जब तक उसे यह एहसास नहीं हुआ कि केली अपने पति की सभी मालकिनों को मार देती थी। यहाँ तक कि एलॉक ने भी अपनी दवाओं, आरणों और अपने व्यवसाय के पीछे जुआ अड्डे चलाने के कारण बहुत सारे जीवन बर्बाद कर दिए थे। केली अपने परिवार की शक्ति के कारण अपनी सभी हत्याओं को छुपाने में सक्षम थी, और उसका पति उससे तंग आ चुका था, लेकिन उसने अभी भी अधिक मालकिनों को लाना बंद नहीं किया। भले ही वो जानता था कि अंत में उनमें से प्रत्येक की हत्या हो जाएगी। मालकिनों के परिवार अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन केली की शक्ति उसके अपराधों को आसानी से छुपा देती है। इस तरह के विवरण आमतौर पर किसी जांच के दौरान सामने नहीं आते हैं, और ये आखिरकार एक परीक्षण मामले के लिए हत्या का अनुरोध था। भले ही वो नहीं चाहती थी कि उसका पति मरे, जिस गिल्ड को अनुरोध मिला वो पूरा भुगतान तभी प्राप्त कर सकता है जब लक्ष्य मर जाए। फिर रायुन प्रश्न करता है कि क्या किसी हत्या के प्रयास में ग्राहक की भावनाएं या परिस्थितियां मायने रखती हैं, क्योंकि वो सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। वो ये भी कहता है कि केली ने कभी ये नहीं कहा कि वो अपने पति को अपने हाथों से नहीं मारना चाहती थी। इसके बजाय उसने हत्या के अनुरोध का इस्तेमाल करने की कोशिश की, और अनुरोध को अपने तरीके से पूरा किया गया। भले ही परिणाम ये हो कि वो अपने पति को मारने के अपराध के साथ बाकी जीवन जीती है, ये उनका काम नहीं है। डन सोचता है कि क्या हथियारों के लिए विवेक अनावश्यक है, और रायुन कहता है कि अगर वो अपनी मानवता को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए और जड़ से चीजों को बदलना चाहिए। हत्या के अनुरोध लेते समय वो विवेक की कितनी भी तलाश करें, कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। और फिर वो चला जाता है। सैफायर हमारे बंदे को परीक्षा पास करने पर बधाई देती है और घोषणा करती है कि वो अब गिल्ड का आधिकारिक सदस्य और 5वीं श्रेणी का हत्यारा है। जैसे ही वो इसकी घोषणा करती है, उसका लेवल बढ़ जाता है। उसका सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने फिलिप्स और पाला का सम्मान अर्जित कर लिया है और डन की उम्मीदें हासिल कर ली हैं। सैफायर उसे सूचित करती है कि वो अब गिल्ड के आधिकारिक अनुरोधों को स्वीकार कर सकता है, और यदि वो शर्तों को पूरा करता है तो वो पदोन्नति के लिए आवेदन भी कर सकता है। उसे नहीं लगा था कि वो तुरंत पदोन्नति के लिए आवेदन करेगा, लेकिन वो उसे काट देता है और पदोन्नति की सभी शर्तों को सुनाना शुरू कर देता है। फिर वो तुरंत पूछता है कि एलॉक के अनुरोध से उन्हें कितना भुगतान मिला, बिना किसी हिचक के, और सैफायर को थोड़ा दबाव महसूस होता है। वो उसे बताती है कि अग्रिम भुगतान 10 सोने का था, पूरा होने का भुगतान 10 सोने का था, और उन्हें हत्या को छुपाने के लिए केली से 10 सोने भी प्राप्त हुए। वो कहता है कि भले ही ये सिर्फ एक परीक्षा थी, वो अनुरोध को पूरा करने वाला है और अतिरिक्त राशि अर्जित की है, और चूंकि पदोन्नति की शर्त एक एकल अनुरोध के लिए 30 सोने हैं, उसने पदोन्नति की आवश्यकता पूरी कर ली है। उसे तुरंत 4थी श्रेणी के हत्यारे में पदोन्नति के लिए आवेदन करने का विकल्प मिलता है। वो उसे बहुत अहंकारी होने से सावधान रहने और उन्हें हल्के में न लेने को कहती है, क्योंकि एक संगठन के रूप में उनके भी अपने कानून और नीतियां हैं। हथियारों में उन्हें 4थी श्रेणी से शुरू करके ही असली माना जाता है। ज्यादातर तौर पर वो उसके रवैये से चिढ़ जाती है, क्योंकि ये अन्य हथियारों को नजरअंदाज करता है। वो इसे टालने की कोशिश करती है, लेकिन वो जोर से पुष्टि करता है कि वो पदोन्नति आवेदन को वापस नहीं लेगा। वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन डन, जिसने परीक्षा की निगरानी की, पुष्टि करता है कि रायुन 4थी श्रेणी की पदोन्नति परीक्षा लेने के योग्य है, क्योंकि ये उनके लिए अनादर के कारण नहीं था। ये कुछ महत्वपूर्ण था जो उसने परीक्षा में दिखाया। शुद्ध शारीरिक क्षमता। उसने जटिल योजनाओं पर निर्भर नहीं रहा,
बल्कि एक हत्यारे के रूप में शरीर की क्षमताओं का उपयोग करके हत्या कौशल पर निर्भर रहा और उसने शानदार रणनीतियों के साथ हत्या के प्रयास को जीत लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे इस अवसर का उपयोग रायन के कौशल स्तर को मापने के लिए भी कर सकते हैं, या वे उसे एक ऐसा सबक सिखा सकते हैं जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। सैफायर उस टैग गेम के बारे में सोचती है। ये ज्यादातर जाल तकनीक थी। वो अंततः एक पदोन्नति परीक्षा के लिए सहमत हो जाती है और उसे चेतावनी देती है कि हथियारों को इस परीक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी होती है, और वो चुनौती स्वीकार कर लेता है। बाद में रात में तीनों डन के साथ बैठते हैं और डन उसे सूचित करता है कि परीक्षा 1 से 2 महीने में आयोजित की जा सकती है। तब तक वो उसे प्रशिक्षित कर सकता है। लेकिन रायुन विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वो तब तक आराम करना चाहता है। वो उन्हें सूचित करता है कि वो गिल्ड से थोड़ी देर के लिए दूर रहेगा, और एक बार वो गिल्ड का औपचारिक सदस्य बन जाता है तो उसके लिए शाखा के क्षेत्र को छोड़ना ठीक है। वो उन्हें आश्वस्त करता है कि वो परीक्षा से पहले वापस आएगा और वो परीक्षा के अपडेट के लिए मार्टिन शाखा में रुकेगा। फिर वो एक साथ तब तक पीते रहते हैं जब तक वो संतुष्ट महसूस नहीं करते। रायन जानता है कि चौथी श्रेणी का हत्यारा बनने के बाद उसे कोई खाली समय नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें लगातार अनुरोध मिलते हैं। चूंकि लक्ष्य एक शाखा नेता है, ये उम्मीद की जाती है कि झपकी लेने का भी समय नहीं होगा, तो उसे ऐसा होने से पहले जाना होगा। वो डार्क जोन पहुंचता है, मृतकों की भूमि। इस बीच एक नोबल अपने नाइट्स के साथ निकलता है और हमारे बंदे को तुरंत देखकर पूछता है कि वो कौन है। रायन उठता है, कहता है कि उसका पैर घायल है और वो चल नहीं सकता। वो नोबल से अनुरोध करता है कि वो उसे गांव तक सवारी दे या फिर वो वहीं मर जाएगा। नोबल अहंकार से काम करता है, कहता है कि अगर वो जल्दी में ना होता तो उसे मार देता। लेकिन रायन स्पष्ट रूप से देखता है कि वो बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। रायन गाड़ी में बैठने की भीख मांगता है और कैनल नाम के नोबल को गाड़ी के अंदर से बच्चे को अंदर रखने का निर्देश दिया जाता है। कैनल मना कर देता है और उसके बजाय उसे अपने घोड़े पर बिठा लेता है। सवारी करते समय कैनल उससे पूछताछ करता है और हमारा बंदा अपना परिचय देता है। नोबल कहता है कि वो गाड़ी में युवा महिला के कारण ही जीवित है और वो भाग्यशाली है कि उससे मिला। लेकिन रायन जानता है कि ये भाग्य नहीं था, ये पूरी तरह से योजनाबद्ध था। युवा महिला सेंटन रोज थी, जो रोज फैमिली की खून से संबंधित थी, जो रोज क्रेस्ट धारण करती थी। उसी उद्देश्य के लिए उसने रवाना होने से पहले सभी खतरों को साफ कर दिया था, और उसने सीख लिया था कि रोज फैमिली का जुलूस उसी रास्ते से गुजर रहा होगा जिस रास्ते से वो जा रहा था। तो वो पेंस्ट्रॉय के बाहरी क्षेत्रों में चुपचाप रह रहा था। लेकिन रोज फैमिली अचानक ढह गई थी और उसे निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वो जानता है कि केवल सीमावर्ती क्षेत्र के छोटे नोबल ही बचे हैं, तो सहयोगी असली नाइट भी नहीं है। वे केवल परिवार के निजी सैनिक हैं जिन्हें शूरवीरता प्रदान की गई थी। रोज फैमिली के पतन के पीछे की पूरी कहानी सरमन फैमिली से जुड़ी है, जहां तक उसने जांच की है। नाइट्स में से एक सोचता है कि सरमन फैमिली इस सब में क्यों शामिल है। एक अन्य नाइट कहता है कि चालाक फैमिली ने अपने गुप्त सौदों के सबूत को छुपाने के लिए रोज फैमिली के मुखिया की हत्या कर दी। जब रायन ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है। थोड़ी देर बाद वे एक छोटा विराम लेते हैं। रायन ने आज जो सीखा था वो रोज फैमिली का पतन था, जो सरमन और पाटन परिवारों के बीच हालिया संघर्ष से उत्पन्न हुआ। डैरेन किंगडम, जिससे सरमन संबंधित है, और फेस्ट्रॉय किंगडम, जिससे पाटन संबंधित है। रोज फैमिली का सबसे बड़ा बेटा एक प्रतिद्वंद्वी देश से संबद्ध था और सरमन फैमिली का नाइट बन गया, जहां उनके बीच संबंध शुरू हुए। डार्क जॉन में कर्तव्य निभाते समय वह एक राक्षस द्वारा मारा गया था और रोज फैमिली को सरमन फैमिली द्वारा भारी सहायता से सम्मानित किया गया था। एक अन्य परिवार जिसने रोज फैमिली के साथ प्रतिस्पर्धा की थी और नाराज था, ने सरमन फैमिली के कार्यों का समर्थन करना शुरू कर दिया और विवाद को एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। इसके परिणाम स्वरूप रोज फैमिली के मुखिया की हत्या हुई। अफवाहें फैली कि रोज फैमिली गुप्त रूप से सरमन के लिए काम कर रही थी और सरमन सबूत छुपाना चाहता था, इसलिए उन्होंने मुखिया को मार डाला। लेकिन रोज फैमिली ने दावा किया कि उन्हें वास्तव में पाटन ने मारा था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पाटन उस समय बढ़ता हुआ प्रभाव था। अब अपने परिवार के मुखिया को खोने और शक्ति में ढह जाने के बाद रोज फैमिली को डैरेन की ओर निर्वासित किया जा रहा है। सच्चाई को जानने वाले केवल वे हैं जो रोज फैमिली के भीतर हैं, जिन्होंने सेंटन रोज को नहीं छोड़ा। जैसे ही लेडी रोज अपने तंबू के अंदर सोती है, अन्य नाइट्स बाहर बिखरे हुए हैं, कुछ पहरा दे रहे हैं, कुछ आग के पास बैठे हैं और कैनल को सुन रहे हैं। वो इस बारे में बात कर रहा है कि पाटन और एनी परिवार वास्तव में संदिग्ध हैं, जबकि सरमन फैमिली ने हमेशा मदद करने की कोशिश की है। गार्ड उस पर जयकार करते हैं और इस बीच रायन चुपचाप उनके बगल में अपना सूप पी रहा है। गार्डों में से एक उस पर नजर डालता है, सोचता है कि क्या वो बच्चा सारी राजनीतिक बातों से ऊब गया है। इसके बजाय रायन अपनी एक शांत चिंता व्यक्त करता है, प्रश्न करता है कि क्या एक अजनबी बच्चे के सामने, विशेष रूप से एक निर्वासन मिशन के बीच, ऐसे मामलों के बारे में इतनी खुलेआम बात करना बुद्धिमानी है।
गार्ड बस इसे टाल देते हैं और बातें करते रहते हैं, बताते हैं कि लेडी रोज ही यहाँ सबसे ज्यादा पीड़ित है। उसे कैनल और नए नाइट्स में अनुभव की कमी है, इसलिए उन्होंने अभी तक पूरी तरह से ये नहीं समझा है कि ये पूरी गड़बड़ कितनी गंभीर है। खासकर जब एनी फैमिली की बात आती है, रायन ठीक से जानता है कि इसका क्या मतलब है। एनी फैमिली का मुखिया एक निराशाजनक व्यभिचारी है, जिस पर गिल्ड में कई हत्या के अनुरोध किए गए हैं, जिन्हें रायून ने व्यक्तिगत रूप से अस्वीकार कर दिया था क्योंकि जोखिम से इनाम का अनुपात भयानक था। अपनी घिनौनी जीवन शैली के बावजूद वो आदमी अपनी सुरक्षा के बारे में बेहद सतर्क है, और अगर इतना परेशान कोई लेडी रोज को निशाना बना रहा है तो इस तरह खुले में डेरा डालना शुद्ध पागलपन है। ठीक तभी रायून को अंधेरे में हलचल दिखती है, उनके पीछे पेड़ों में एक तेज छलांग। ये महसूस करते हुए कि ये पहले से ही उनका पीछा कर रहा है, वो हमला करके किसी को सचेत करने का जोखिम नहीं उठाने का फैसला करता है। इसके बजाय वो अंधेरे में खिसक जाता है और जाल खोदना शुरू कर देता है ताकि उनका पीछा करने वाले को धीमा किया जा सके। जब वो शिविर में वापस आता है तो गार्ड उसे कंफ्यूजन से घूरते हैं, सोचते हैं कि वो अचानक मिट्टी से क्यों ढक गया है। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उसने पीछा करने वाले को थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए पर्याप्त जाल तैयार कर लिए हैं। इसे संभाल लेने के बाद और रोज फैमिली से पहले एकत्र की गई जानकारी से लैस होकर वो चुपचाप अपने तंबू में वापस चला जाता है, आराम करने का इरादा रखता है ताकि वो भोर में अलग हो सके।